नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम इस सीरीज के 12वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे वो सभी के सभी प्रश्न राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2018 में पूछे जा चुके हैं और साथियों सभी के सभी प्रश्न नीमी भाषा के अंदर हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। एक सिंक्रोनस मोटर जिसे तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है, वह अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान वाली मोटर होती है। साथियों, हम सिंक्रोनस मोटर की बात की जाए तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसे तुल्यकालिक मोटर भी कहा जाता है। तुल्यकालिक मोटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इसमें जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूर्णन करने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, उसकी गति तथा एनआर रोटर की गति, दोनों की गति एक समय क्या हो जाती है? समान हो जाती है। अर्थात साथियों कहा जाता है कि तुल्यकालिक मोटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की गति उत्पन्न होती है और मोटर के घूर्णन गति है, वो दोनों समान होती है और इस समान गति के कारण इसे क्या कहा जाता है? तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये बता देता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर नियत चाल पे क्या करती है? कार्य करती है। अब तीसरी बात इसे बता देता हूँ कि ये मोटर लोड को कितना भी बढ़ा दिया जाए, सभी अवस्था में तुल्यकालिक चाल पे चलती है। अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र की चाल और रोटर की चाल दोनों क्या रहेगी? समान रहेगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह बता देता हूं कि तुल्यकालिक मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। अब साथियों तीन महत्वपूर्ण बात होगी। ये मोटर के अंदर ये सभी अवस्था के अंदर तुल्यकालिक चाल पे चलती है। इसकी गति प्रत्येक अवस्था के अंदर नियत रहती है या नियत चाल की, इसे डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। तो एक सिंक्रोनस या तुल्यकालिक मोटर अनिवार्य रूप से नियत चाल वाली मोटर होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, किसके जो आर्मेचर वाइंडिंग है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किस भाग पे उत्पन्न होता है? स्टेटर। प्रत्येक मोटर के अंदर दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग की गई होती है और फील्ड वाइंडिंग को किस पे कहा जाता है? रोटर के ऊपर किया जाता है। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अंदर एनसीए स्लिप का मान बहुत कम होता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एक तुल्यकालिक मोटर नियत चाल वाली मोटर होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एलिवेटर क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। एलिवेटर के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? तो साथियों एलिवेटर होता है, हम हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बड़े बस स्टैंड, वहाँ पे देखते हैं कि जो सीढ़ी चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें एलिवेटर कहा जाता है। और एलिवेटर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ साथियों कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। तो एलिवेटर के अंदर एसी मोटर का उपयोग, एसी या इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। एसी भी कौन सी? 3 फेज इंडक्शन या 3 फेज एसी मोटर का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यह किस लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है, जो अर्थात पहली बात की जाए लोड की, तो लोड क्या रहता है? यहाँ एस मान लोड होता है।
क्या होता है, असमान, मतलब कभी ज़्यादा यात्री इस पे सवार हो जाते हैं, कभी कम यात्री, अर्थात असमान लोड। अर्थात ये भी कह सकते हो आप भी भार बार बार परिवर्तित होता रहता है। उसके कारण इसकी जो अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय भार की अपेक्षा इसकी गति भी क्या रहती है, भार बढ़ता रहता है, फिर भी इसकी गति क्या रहती है, नियत रहती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे एसी मोटर क्या रहती है, टॉर्क को बनाए रखती है। तो इसलिए एलिवेटर या चलने वाली सीढ़ियों के लिए इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है क्या कहलाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में अर्थात आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है, उसे हम कहते हैं अनियमित विद्युत आपूर्ति। क्या कहते हैं, अनियमित विद्युत आपूर्ति। सिंपल सा बात मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न में। वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता, मतलब जब लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने के पश्चात इसकी जो ट्रांसफार्मर की मान लो, मोटर की मान लो, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टता है इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा बढ़ती या घटती रहती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित विद्युत आपूर्ति कहते हैं। ये है इस प्रश्न का आंसर होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर के लिए लीड सर्किट हो तो मीटर की रीडिंग किस में होगी। साथियों, ओम मीटर का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध मापन हेतु। ओम मीटर का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध मापने हेतु। इसमें 4 सिरे होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे बात की जाए इसके इंटरनल शॉर्ट की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये मीटर दिया गया है श्रेणी प्रकार का, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ इसका। जैसे ये इसका डायग्राम है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो ओम मीटर उपयोग किया जाता है, अगर इसकी जो लीड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये प्रतिरोध के अंदर इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि धारा का मान यहाँ पे प्रतिरोध का जो मेन काम है वो लीड ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो यह काम करना बंद हो जाएगा और यह 0 की स्थिति को दर्शाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों, पायरोमीटर होता है एक तापमान मापने वाला यंत्र। कौन सा, तापमान मापने वाले यंत्र। मैं आपको बता देता हूँ, यह तापमान भी कौन सा मापता है, उच्च तापमान मापता है, हाई टेम्परेचर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उच्च ताप की या थर्मल पावर में या उच्च तापमान भट्टियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला तो इसका बात होगी ऑप्शन सी कि यह पायरोमीटर उच्च तापमान अर्थात 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का तापमान माप लेता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है। इसका उपयोग ग्लोबल विकिरण मापने के लिए किया जाता है, ग्लोबल विकिरण मापने के लिए किया जाता है। अब तापमान जो भट्टियां हैं, भट्टियों के अंदर भी जैसे भट्टियों के अंदर उच्च टेम्परेचर होता है तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात उच्च तापमान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर किस स्थिति में
होना चाहिए। साथियों, रजिस्टर का दो क्रम हैं जोड़ने के, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध को जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, सभी के समान होता है, परंतु समांतर के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होता है RT वो सबसे कम मान से भी कम होता है। ध्यान रखना, जो श्रेणी के अंदर प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता जाता है प्रतिरोध जोड़ने पर, परंतु समांतर में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो घटेगा। अब यहाँ पे बात की जाए कि यदि एक वोल्टता में गिरावट करनी हो, वोल्टता अर्थात बात की जाए कि ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I, जिससे दो बातें निकलती है, V बराबर I और V बराबर R। अर्थात कहा जाता है कि R को हम लोड मान लेते हैं, तो लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगी और लोड घटने पर वोल्टेज घटेगी। तो यहाँ पे बात की जाए एक वोल्टता पर गिरावट करनी है, तो गिरावट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वोल्टेज जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर को, जो समांतर क्रम में रजिस्टर जुड़े हैं, तो उसमें से जो मान है उससे प्रतिरोध को क्या करेंगे, घटा देंगे। अर्थात हमें वोल्टता को गिरानी है, लोड बढ़ेगा तो वोल्ट के अंदर गिरावट होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के अंदर एक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जो है उनमें एक श्रेणी क्रम में भी जोड़ देंगे, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वोल्टेज लोड की अपेक्षा क्या होगी, घट जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। साथियों, यहाँ पे बात की जाए द्विध्रुव सामग्रियों के ध्रुवीकरण का परिणाम स्वरूप द्विध्रुव का निर्माण होता है। कौन सा होता है, द्विध्रुव ध्रुवों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु रिक्त स्थान पर होते हैं। अब साथियों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए कि समविभव पृष्ठ कौन सा होता है, तो समविभव पृष्ठ होता है कि वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु है वो समान विभव पर हो। पहली बात तो ये कि जो सभी बिंदु है वो समान विभव पर हो। दूसरी बात क्या होती है कि समविभव पृष्ठ के लिए विभव प्रवणता शून्य होती है। अब शून्य का मतलब बात की जाए यहाँ पे जो विद्युत है, अर्थात हम कह सकते हैं विद्युतिक तीव्रता या विद्युतिक क्षेत्र सामर्थ्य है, वो घटक क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है, समविभव पृष्ठ को वैद्युतिक बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, लंबवत दिशा में रहती है। अर्थात एक ये समविभव पृष्ठ पर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो मतलब सभी बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। उसके बाद जो इस पे रेखाएं हैं वो हमेशा लंबवत दिशा में रहती है। तो ये ध्यान रखना, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु समान विभव के अंदर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायी और शुद्धता में होती है। तो यहाँ पे बात की जाए साथियों क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर की। कौन सा, क्रिस्टल नियंत्रित ऑसिलेटर में, तो यहाँ पे इसके अंदर आवृत्ति स्थायी और शुद्ध होती है। अब हम बात की जाए कि क्रिस्टल नियंत्रित ऑसिलेटर में सर्वोत्तम अर्थात कहते जाए शुद्ध आवृत्ति स्थायी और शुद्ध होती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति के अंदर स्थिरता का गुण
पाया जाता है। अर्थात आवर्ती का मान क्या रहता है, स्थिर आवर्ती, मतलब एक तरीके से फिक्स रहती है। अर्थात 50 हर्ट्ज भी फिक्स कर दिया जाए तो 50 हर्ट्ज ही रहती है। अर्थात क्रिस्टल ऑसिलेटर आवर्ती स्थिरता का गुण विद्यमान रहता है। अब हम बात की जाए साथियों कि क्रिस्टल की कंपन आवृत्ति है, जो कंपन आवृत्ति है वो किसके मतलब उल्टा होती है, तो इसके जो क्रिस्टल की जो परत लगाई जाती है उस परत की मोटाई के विपरीत क्रम में होती है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगा हर्ट्ज तक इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी आवर्ती स्थिरता क्या होती है, 0.02% होती है। अर्थात कमी या बढ़ोतरी होगी तो इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो कहा जाता है कि क्रिस्टल नियंत्रित ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवर्ती स्थायिता का गुण विद्यमान होता है। अब हम बात करें हमारे अगले और आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न के लिए कि जहां रिक्त स्थान आवर्ती की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि जहां स्थिर आवर्ती की आवश्यकता होती है वहां पे क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बता देता हूं कि मतलब इस क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर जो क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है उसकी क्वालिटी फैक्टर का मान उच्च होता है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि इस ऑसिलेटर के अंदर है जो क्रिस्टलों का प्रयोग किया जाता है वो भिन्न भिन्न आवर्ती के दोलन प्राप्त भी कर सकता है। तो साथियों मुख्य बात यहाँ पे ये है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग स्थिर आवर्ती प्रदान या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात स्थिर आवर्ती की आवश्यकता होती हो वहाँ पे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।